तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने इंट्रोडक्शन जाना था, है ना। हमने समझा था कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंक्लूड हुई हैं। अच्छा, इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हमने चैप्टर 3 में पढ़ लिए हैं वो भी हमने जाना था। आफ्टर दैट हमने इस चैप्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली डिस्कवरी थी जो कि अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी, एनोड रेज की डिस्कवरी के साथ, जो कि प्रोटॉन था, उसके बारे में हमने जाना था। इसमें कोई डाउट तो नहीं था ना आप लोगों को? किसी को भी कोई डाउट इसमें? इसको समझ गए थे प्रोटॉन की डिस्कवरी को सभी लोग? अरे हाँ ना, बोलते जाओ। इससे समझ लेते हैं। तो इसके बाद आगे हम लोग को जो टॉपिक पढ़नी है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वही स्टार्ट करेंगे, हम लोग उसी टॉपिक से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जे जे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल को पढ़ना। ठीक है, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इतनी चीजें पढ़ेंगे। तो बच्चे, प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारे एक बड़े बेहतरीन से साइंटिस्ट अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने कर डाली थी, है ना। और इसके साथ ही ये डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि क्या एटम एक्चुअली सबसे छोटा है, या ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इंडिकेशन है इस बात का कि एटम इज नॉट इंडिविजिबल एज सेड बाय जॉन डाल्टन। ये इंडिकेशन था कि एटम के अंदर दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और देखो, जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले, कहीं ना कहीं ये बात तो लोगों के मन में आ गई कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एटम को न्यूट्रल बना रहे थे, है ना। बोलो। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में जे जे थॉमसन ने बताया। ठीक है, तो जे जे थॉमसन ने सबसे पहली बार एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के एग्जिस्टेंस को बताया, और ये डिस्कवरी उन्होंने करी 1897 में। ठीक है, नाम याद रखेंगे। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे जे थॉमसन। व्हेन वाज द इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड? 1897। और ध्यान दो बच्चे, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से आपको दोबारा एक टफ सी एक्सपेरिमेंट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, टफ सा एक मेथड होगा, दोबारा कोई लेंदी सा एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, आपको याद है प्रोटॉन की डिस्कवरी के वक्त भी एक इसी तरीके का ट्यूब बनाया था हमने, नाम रखा था उसका डिस्चार्ज रे ट्यूब, है ना। दोबारा यही वाली ट्यूब है, वैसी ही वाली ट्यूब। लास्ट टाइम भी हमने जब बनाया तो उसमें हमने बात की थी कि इन दोनों के एंड पे इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं, है ना। उन्हीं को इंडिकेट करने के लिए हम कलर चेंज कर रहे हैं इसका। और ये वायर जो है वो एक इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड होंगी, है ना।
और ये इलेक्ट्रिक सोर्स कैसा होगा, हाई वोल्टेज वाला होगा। इसके अंदर लो प्रेशर गैस है। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो, ये नेगेटिव टर्मिनल, या क्यों ना ऐसे करें कि हम लोग बैटरी ही कनेक्ट कर दें ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियरली दिख ही जाए। है ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अब अगर इससे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए और इसके अंदर लो प्रेशर गैस हो, तो देखो पहले क्या जाना है हमने कि यहां से आपके पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ हमें काफी फेंट रेड ग्लो कलर का दिखता है डिस्चार्ज ट्यूब के आसपास, जिससे कि पता चलता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रही हैं टुवर्ड्स द कैथोड। तो एनोड से कैथोड की तरफ जो रे मूव करती हैं उनका नाम रख दिया गया था एनोड रेज। देखो ये बातें हमने 1886 के एक्सपेरिमेंट ई गोल्डस्टीन द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बातें हमें पता थी। बट जो गौर करने वाली बात ये थी, वो ये थी कि जब यहां से कैथोड से यहां से इनविजिबल लाइट रे निकली, इनविजिबल यानी ऐसी लाइट रे जो हमें नॉर्मल आई से नहीं दिखेंगी, और ये डिस्चार्ज ट्यूब से टकराई, तो एक ग्रीनिश लाइट जो है वो दिखी, कुछ ग्रीनिश अपीयरेंस इस पूरे डिस्चार्ज ट्यूब में देखने को मिला। और ये ग्रीनिश अपीयरेंस किसके कारण हो रहा था, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आती हुई कुछ रेज के कारण। अब ये जो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आती हुई कुछ रेज थी, इनका नाम रखा गया बच्चे कैथोड रेज, जो कि नेचर वाइज कैसी होती हैं, निगेटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका नाम रखा गया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं, है ना, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कैरी करती हैं ये। ठीक, और यही वाले जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जिनको कैरी कर रही थी कैथोड रेज, उन्हीं का नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब ही था जिसके मदद से, लो प्रेशर गैसेस की मदद से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, और डिस्चार्ज ट्यूब ही था जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या थी कि जितने भी एटम्स थे उनमें ये काफी फास्ट मूव कर रही थी और ये निगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन भी आप यहीं से बना सकते हो। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged subatomic particles present in all the atoms। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हो गई। अब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना स्टार्ट करोगे, अगर आप जानना चाहोगे कि भाई कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जानने के लिए फिलहाल आप क्या जानते हो, सबसे पहले पहली पॉइंट तो ये है, ये निगेटिवली चार्ज है ना,
दूसरी पॉइंट में अगर आप इसकी मास के बारे में जानना स्टार्ट करो, या आप जानना चाहो कि भैया इनकी वजन कितनी है, तो ये आप जैसे एनसीईआरटी बुक देखोगे ना, ये आता है इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो प्रोटॉन की मास से लगभग 2000 टाइम्स छोटी है। ठीक है, आप वही एफिशिएंट देखोगे तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है 1840 टाइम्स। ये इतना छोटा है। आप एक वर्ड में समझो, इसकी मास जो है वो नेग्लिजिबल है। मतलब इसकी मास इतनी कम है कि इसको लगभग मासलेस मान लिया जाता है। ठीक है, मान लिया जाता है कि इसके वजन की कोई वैल्यू ही नहीं है। चार्ज की अगर हम लोग बात करें इस पे, तो आप इसको पहले ऐसे जानो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to the magnitude of charge of proton। मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज है जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है। ठीक है, प्लस माइनस को अगर हटा दे तो, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर कूलम, और कूलम क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है तो हम लोग इसके आगे क्या लगाते हैं? एक माइनस साइन लगाते हैं। प्रोटॉन की बात करें अगर हम लोग, तो प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। लेकिन चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो हम लोग इसके आगे क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। ठीक, इसीलिए लिखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड प्रोटॉन के चार्ज की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बट अगेन अपोजिट है ना। इसी में एक और बात आप नोट कर लीजिए, वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम की हम लोग बात करें तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, ये इलेक्ट्रॉन का पार्ट था। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? बताओ, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? अरे हाँ ना में जवाब दे दो ताकि हम आगे बढ़ सके। जहाजी, कोई दिक्कत? नहीं सर। कन्या, है बाकी लोग क्लास में? सब फोन फेर के चली जाती टीवी देखने के लिए, क्या कहें बदमाश सबको। नहीं सर, चल, मैं तो भाग। हूँ। 5 बार बोलेंगे तब जवाब दोगी अब मैं नाम लिए हैं। ना। कान खराब हो गए, जाके ईएनटी से चेकअप कराओ।
तो आपने नाम लिखा ना। चलो ध्यान दो। अब हुआ ये कि जैसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी लोगों के मन के बीच कि क्या एटम एक्चुअली सबसे छोटा है। बट 1897 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में भी थॉमसन ने बताया दुनिया को, डैल्टन साहब की वो बात गलत हो गई कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम से छोटे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं जो कि एटम के अंदर ही रहते हैं। अब जब ये बात आई कि एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो साथ ही साथ ये सवाल भी आया कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते कैसे हैं। क्या ऐसा है कि वो इस तरीके से स्फेरिकल शेप है, इसी में कहीं आधे में इस तरीके से आधे में उन्होंने डिवीजन कर लिया है कि भाई इधर वाले इधर सारे प्रोटॉन रहेंगे, इधर सारे न्यूट्रॉन रहेंगे। या ऐसा कर लिया उन्होंने कि कह लिया कि नहीं ठीक है, एक काम करते हैं, इस तरीके से बीच वाला हिस्सा जो है वो न्यूट्रॉन को दे देंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, इधर सारे प्रोटॉन रह जाएंगे। या फिर ऐसा हुआ है कि इन्होंने क्या कर लिया है कि एक अरेंजमेंट बना लिया है कि एक काम करते हैं, ऐसे रहते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ये सवाल तो आ गया था लोगों के मन में, और अब इसका जवाब चाहिए था। सो साइंटिस्ट ने स्टार्ट कर दिया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना और समझना। ठीक है, ताकि पता चले कि भाई कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है या कोई चौथा है क्या आखिर। ठीक, तो इसी कड़ी में जो सबसे पहले साइंटिस्ट सामने आए दुनिया के, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में दुनिया को बताया, जिन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि एटम एक्चुअली होता कैसा है या एटम एक्चुअली दिखता कैसा है, वो थे अगेन जे जे थॉमसन। इन्होंने दुनिया के सामने अपना सबसे पहला एटॉमिक मॉडल रखा। और आपको पता है जे जे थॉमसन की जो एटॉमिक मॉडल है वो किस नाम से फेमस है? सचेतन, नहीं तो। क्या बात कर रहे हो? चलो, तो सबसे पहले तो समझ लो कि जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल को, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बता रहा था, जे जे थॉमसन ने इसको 1903 में प्रेजेंट किया। ठीक है, और इनके इस मॉडल ने क्या कहा वो समझो। इनके मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने कह दिया कि भाई एटम जो है वो क्या है, एक स्फेयर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसके अंदर निगेटिव चार्जेस एम्बेडेड है, कहीं कहीं फंसाए गए हैं, कहीं कहीं धसे हुए हैं। कुछ इस तरीके का बात उन्होंने कहा था। ठीक है, बस साथ ही साथ जो बात एक अच्छी कही थी इन्होंने, वो ये कहा था कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लिख देते हैं,
जिसके कारण क्या होता है, विच मेक्स द एटम न्यूट्रल, जिसके कारण वो एक दूसरे को कैंसल आउट करता है और एटम को कैसा कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। ठीक है। और एक और मजेदार बात क्या रही, एक्चुअली इसको पॉइंट सी नहीं करते हम लोग। He compared the structure of atom क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया, या फिर वाटरमेलन से कंपेयर किया। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन दिखता है। अब क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन का रेफरेंस क्या है उसको समझिए। क्रिसमस पुडिंग आपने देखा नहीं है, बट खीर आपने खाया है। खीर में क्या होता है, आपने देख रखा है कि खीर में पूरा चावल दूध वगैरह का वो जो है वो रहेगा, है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड हर तरफ, है ना, इस तरीके से हर तरफ पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे। और इसी पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड होती हैं। ये बात उन्होंने कहा था, जे जे थॉमसन ने, है ना, कि भाई एक स्फेयर होगा पॉजिटिव चार्जेज का जिसमें हर तरफ पॉजिटिव चार्जेज ऐसे होंगी, प्लस प्लस लिखने में काफी टाइम लग जाएगा, तो मतलब इन्होंने कह दिया कि भाई हर तरफ पॉजिटिव चार्जेज होंगी और इन पॉजिटिव चार्जेज के बीच में निगेटिव चार्जेज जो है वो एम्बेडेड होंगे। ठीक, ठीक वैसे ही जैसे क्रिसमस पुडिंग में, पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स, खीर में जिस तरीके से किशमिश या दूसरी ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होती हैं, एकदम रैंडम ऑर्डर होता है उनका, या जिस तरीके से वाटरमेलन में सीड्स जो है वो रेड पल्प के बीच में एम्बेडेड होती है, तो रेड पल्प को उन्होंने प्रोटॉन कह दिया, सीड्स को इलेक्ट्रॉन कह दिया। ठीक, तो कुछ इस तरीके की थी थॉमसन सेट ऑफ मॉडल। इसीलिए इनके मॉडल को दो और नामों से जाना जाता है। एक तो इनकी क्रिसमस पुडिंग या प्लम पुडिंग मॉडल, और दूसरा है वाटरमेलन मॉडल। इन नामों से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है। और देखो बच्चे, इनकी ये स्ट्रक्चर जो थी वो गलत थी, दुनिया को पता था, बट जो पॉइंट्स इन्होंने दी, लाइक द पॉइंट नंबर बी, इसने आगे के साइंटिस्ट को रास्ता दिखाया कि जब भी वो स्ट्रक्चर्स बनाए तो वो इस बात का ध्यान रखे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, सो दैट एटम न्यूट्रल रहे, क्योंकि एटम एक्चुअली न्यूट्रल दिखता है। ठीक, तो इसके बाद ही अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग कोशिशें जारी रखी। एक रिमार्केबल कोशिश जिसने एटम के स्ट्रक्चर के फील्ड में काफी ज्यादा जानकारियां दे दी, एक एक्सपेरिमेंट ने ही, वो एक एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में ना इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या।
और इस एक्सपेरिमेंट ने किस तरीके से हेल्प करा एटम के स्ट्रक्चर की को अच्छे से समझने में, साथ ही साथ रदरफोर्ड की मॉडल कैसी थी और इनकी मॉडल में कमी क्या रहेगी, उन सारी बातों को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट